हेलो एवरीवन, आईटी के अंदर आपके पास में चार बड़ी बड़ी यूनिट जिनसे कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यार उस यूनिट को अगर रिवाइज करने के लिए जाओगे ना तो उसमें लगेगा आपका टाइम बहुत ज्यादा, और आपके पास में टाइम अभी है नहीं इतना। तो मैंने क्या किया है कि मैंने ना टाइम मेरा लगाया, मेरे पास में किस लिए हूं भैया, आप लोगों की हेल्प के लिए हूं। तो मैंने मेरा टाइम लगाया और इतने शानदार नोट्स बनाए ना कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना और बस ये वीडियो देख लो, एक कोने में बैठ जाओ, ध्यान से ये अच्छे से सीख लो, आपको है ना इसके अंदर कोई भी नहीं रोक सकता फुल मार्क्स स्कोर करने से। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं। अब हमारे पास में जो सबसे पहले हम लोग करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से रिलेटेड कुछ कुछ आपको टर्म्स है, उनकी डेफिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, बस समझो। आप अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो करेंगे डेटा कंसोलिडेशन। मतलब बेसिकली क्या है कि आपके पास में जो डेटा है ना वो बहुत अलग अलग है। जैसे कि एक आपने इस फाइल में रखा हुआ है, एक उस फाइल में रखा हुआ है। जैसे कि आप लोगों के नोट्स है ना कि एक इधर है किसी जगह पर है, एक उधर है, एक इधर है, ऐसे ही आप लोगों के डेटा है। तो यही जो डेटा है कंप्यूटर के पास में भी ऐसे डेटा है, तो डेटा को उसको एक जगह के ऊपर लेकर के आना, इसे कोई डेटा कंसोलिडेशन कहते हैं। तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन हमारे पास में ये रहेगी कि इन एन ओपन ऑफिस द डेटा कंसोलिडेशन रेफर्स टू द कंबाइनिंग ऑफ अ डेटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस की बहुत अलग अलग सोर्सेज है, उनसे डेटा को कंबाइन करना और द शीट इनटू अ सिंगल एरिया फॉर एन इजी एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन। कि भैया आपके पास में बहुत सारे सोर्सेज है, बहुत सारे डेटा है, उसको एक ही जगह के ऊपर लेकर के आओ जिससे कि आप उसका अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे, अच्छे से उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो यहां पे आप लोग क्या यूज में लेते हैं, डेटा कंसोलिडेशन यूज में लेते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज का पॉइंट वो ये है कि इट हेल्प्स व्हेन वर्किंग विद द डेटा दैट इज स्प्रेड अक्रॉस द मल्टीपल फाइल शीट्स एंड इनहेंसेस द प्रोडक्टिविटी, एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। तो भैया ये कहां पर काम में लेंगे, वहां पे काम में लेंगे जहां पर कि जो हमारा डेटा है वो मल्टीपल जगह के ऊपर फैला हुआ है, और उससे अगर हम लोग उसको इकट्ठा करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, एक्यूरेसी कम होगी। तो वही जो काम है ये करके उसकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर जो हमारे पास में है वो है सब टोटल। कि क्रिएटिंग अ सब टोटल इन द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। कि हमारी एक स्प्रेडशीट है, ठीक है। अब उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो हमारे आप प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हो तो उसके अंदर एक नीचे एक टोटल दिया होता है, कितना टोटल उतना टोटल। तो वो जो टोटलिंग है वही यहां पर इसमें होती है स्प्रेडशीट के अंदर। तो सिंपल से हम लोग क्या बोलेंगे इसके अंदर कि हमारा जो एक कॉलम है उसका जो टोटलिंग नंबर है वो नीचे आता है। इसे समझ के बाद बस अब इसको अंग्रेजी के अंदर समझ लो, हो गया तुम्हारा, तुम समझ गए यार, तुम समझदार आदमी हो है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी बातें समझ जाते हो। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि सब टोटल इन ओपन ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट रेफर टू अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स द सब टोटल ऑफ अ रेंज ऑफ अ वैल्यू विद इन द लिस्ट और अ टेबल। कि भैया जितने भी हमारे जो लिस्ट है या फिर टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनका टोटल कैलकुलेट कर देता है हमें सब टोटल। एंड दिस फंक्शन कैन बी यूज्ड टू समराइज द डेटा बाय कैटेगरी और अ ग्रुप, अलाउइंग यू क्विकली टू सी द टोटल फॉर ईच ग्रुप। कि भैया आप इसे ना आसानी से देख सकते हो कि भैया इस ग्रुप का इतना डेटा है, इस ग्रुप का इतना डेटा है, ये जल्दी आपकी हेल्प कर देता है। देन फिर इसके बाद में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कि व्हाट इज द यूज ऑफ अ व्हाट इफ इन सिनेरियो। कि भैया व्हाट इफ का सिनेरियो के अंदर क्या यूज है। तो देखो यहां पर व्हाट इफ क्या होता है, मतलब कि अगर ये होगा तो क्या, ये तो क्या, मतलब बेसिकली आप ये समझो कि जैसे कि आपके पास में आपने ना चार दोस्तों से रुपए लिए, सभी से अलग अलग रुपए लिए। अगर आपका एक दोस्त आपको 10,000 रुपए दे दे ज्यादा तो क्या होगा, यही यहां पर होता है व्हाट इफ सिनेरियो इस स्प्रेडशीट के लिए। तो बेसिकली यहां पर ये होता है कि अगर आप एक डेटा के अंदर चेंज करोगे तो उससे क्या पॉसिबिलिटी है कि आपका आउटपुट क्या चेंज होगा। समझ रहे हो मेरी बात, कि आप डेटा के अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं जिससे कि आपका आउटपुट चेंज हो रहा है, वही होता है व्हाट इफ सिनेरियो। तो अब इसको हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि व्हाट इफ एनालिसिस इन अ सिनेरियो you can test the different possibilities and explore the potential impact of a change to your data, helping you to make more informed decision। तो भैया यहां पर इसमें बता रहे हैं कि आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटी पता लग जाएगी, डिफरेंट उसका पोटेंशियल पता लग जाएगा कि इसको चेंज करने से आपका इतना जो है वो डेटा के अंदर वेरिएशन आएगा और इसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। अब ये सिनेरियोस क्या होते हैं, तो सिनेरियो को हम लोग डिफाइन करेंगे कि सिनेरियो इन अ ओपन ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट रेफर टू अ फीचर दैट अलाउज you to create and compare the different set of data to explore the different outcomes and the possibilities। के भैया यहां पर बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्प्रेडशीट का एक फीचर होता है जिससे कि आप है ना कोई भी अलग अलग डिफरेंट डेटा है उसको क्रिएट कर सकते हो या फिर उसको कंपेयर कर सकते हो, जो कि आपके आउटकम को और जो आपकी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपकी पॉसिबिलिटी को इफेक्ट करता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि
सिनेरियो यूजफुल क्यों होता है? सिनेरियोज आर यूजफुल व्हेन यू वांट्स टू एक्सप्लोर हाउ चेंज इन द डेटा विल इफेक्ट योर कैलकुलेशन सच एज इन द फाइनेंशियल मॉडलिंग और अ फोरकास्टिंग। देखो, अब जैसे कि फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि आप आगे की सोच रहे हो। अब जैसे कि इसके अंदर क्या होता है कि आपने मान लो कि आपने ना एक महीने का आपका खर्चा आपने बोल दिया कि भैया मेरा एक महीने का खर्चा, मैं बहुत ज्यादा खर्चा करता हूं, तो मेरा 10 लाख रुपए का खर्चा है। ठीक है, कितना है? मेरा 10 लाख रुपए का खर्चा है। तो आपने फोरकास्ट किया कि भैया अभी मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 5 करोड़ रुपए हैं, अगर मैं हर महीने का 10 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं तो मैं साल का 1.2 करोड़ रुपए खर्च करूंगा। तो अभी ये जो 5 करोड़ रुपए ये कितने टाइम के लिए रुकेंगे? ठीक है, तो ये आपने फोरकास्ट किया। अभी आपने देखा कि यार ये 10 करोड़ ज्यादा होते हैं, मैं इसको कम करके क्या कर दूं, मैं इसको 8 लाख कर देता हूं। तो 8 लाख करूंगा तो मेरा साल का जो खर्चा है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा 96 लाख हो जाएगा। अब जब 96 लाख हो जाएगा तो मैं 5 करोड़ को कितना करूंगा? तो ये बेसिकली आप फोरकास्ट कर रहे हो। तो आप है ना डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी को इमेजिन करके आप है ना आसानी से उस डिसीजन को ले सकते हो कि भैया मेरा खर्चा 8 लाख भी नहीं, मेरा तो 8,000 भी हो जाना चाहिए। मजाक कर रहा हूं भाई, समझ जाना इस बात को, समझाने के लिए फीलिंग आ रही है ना तुम्हें कि क्या होता है वो, तो इसीलिए फीलिंग के लिए। अब मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखो ध्यान से। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि गोल सिक क्या होता है और सॉल्वर क्या होता है। देखो बेसिकली गोल सिक के अंदर क्या होता है, आपके पास में सिंपल सा एक डेटा रहेगा जिसको कि आप इसको देकर के सॉल्व करवा सकते हो, और वहीं पर ही जो सॉल्वर है इसको आप इक्वेशन दे सकते हो, जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दो, क्यूबिक इक्वेशन दे दो, ये आपको सॉल्व करके दे देगा। अब हम लोग इसका पर्पस क्या है, ये जो हमारा गोल सीक है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि फाइंड अ सिंगल वेरिएबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। एक सिंगल वेरिएबल सॉल्यूशन निकाल सकता है किसी भी प्रॉब्लम का। और जो सॉल्वर है इसका क्या होता है कि फाइंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम विद द मल्टीपल वेरिएबल, जिसके अंदर की मल्टीपल वेरिएबल भी है ना, उसका भी आसानी से सॉल्यूशन निकाल सकता है। और फिर इसके बाद में इनपुट वेरिएबल कैसे होते हैं? वन इनपुट वेरिएबल रहेगा इसके अंदर और कुछ भी नहीं हो सकता, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते, उसके अंदर ये फेल हो जाएगा। और वहीं पर ही जो हमारा सॉल्वर है इसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट के अंदर क्या होता है? आउटपुट में यहां पे होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द इनपुट वेरिएबल दैट प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफिक आउटपुट, कि भैया जो एक इनपुट वेरिएबल है उससे एक स्पेसिफिक आउटपुट वहां पे जनरेट होता है। और फिर इसके बाद में यहां पर जो सॉल्वर के केस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये होता है कि फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ इनपुट वेरिएबल वैल्यूज दैट मीट अ सेट ऑफ कंडीशन और अ कंस्ट्रेंट, कि भैया एक बेसिक कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर कि आपके इनपुट वेरिएबल होते हैं, इससे एक स्पेसिफिक आपके पास में आउटपुट एक जनरेट होता है। और वहीं पर अगर बात करें प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो प्रॉब्लम जो है इसके अंदर बहुत ही सिंपल होती है, जो कि एक अननोन वेरिएबल होता है। और वहीं पर जो सॉल्वर होता है इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर की मल्टीपल अननोन वेरिएबल हो सकते हैं। और फिर इसके बाद में इसका ऑप्टिमाइजेशन कैसा होता है? सॉल्वर के अंदर कोई भी ऑप्टिमाइजेशन आप नहीं कर सकते, उसी के साथ में मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो, टारगेट स्पेसिफिक आप वैल्यू ले सकते हो सॉल्वर के केस के अंदर। और वहीं पर अगर कंस्ट्रेंट की बात करें तो कंस्ट्रेंट इसमें कुछ भी नहीं होता है, वहीं पर इसके अंदर मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं हम लोग। समझ गए? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो इसीलिए मैंने इसकी डिफरेंशिएट आपको करके बता दिया है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सेल रेफरेंस। अब देखो सेल रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी क्लास में आप बैठे हो, रो के अंदर बैठे हो, और रो के अंदर आप लोगों को टीचर बोलता है ए हरी टी शर्ट या फिर पीली टी शर्ट, तो खड़ा हो, हाँ खड़ा हो। तो ऐसे ही क्या कर रहा है कि आपको एक तरीके से स्पेसिफिक कर रहा है। तो ऐसे हमारे स्प्रेडशीट के अंदर हमें एक सेल को रेफर करना है कि भैया तू सेल है, हाँ तू ये वाला, कि जो हमारी रो 6th के अंदर कॉलम नंबर 7th का जो सेल है वो खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा, तेरी वैल्यू को डिलीट कर दिया तो भाग जा, निकल जा क्लास से, हमें तो अच्छा नहीं लगा। ऐसे ही जो होता है ना, यही होता है सेल रेफरेंस। तो हम लोग इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे ये मैं आपको बताता हूं कि सेल रेफरेंसिंग इन अ स्प्रेडशीट इज द प्रोसेस ऑफ अ रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक सेल, कि हम एक स्पेसिफिक सेल को रेफर कर रहे हैं, और द रेंज ऑफ सेल, या फिर हम लोग एक रेंज ऑफ सेल को भी रेफर करते हैं विद इन अ वर्कशीट बाय यूजिंग अ यूनिक आइडेंटिफायर। एक यूनिक आइडेंटिफायर को यूज करके हम लोग कोई भी एक स्पेसिफिक सेल को या फिर रेंज ऑफ सेल को क्या करते हैं, एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो, हम क्या कर रहे हैं भैया, रेफर कर रहे हैं। ठीक है, मैं भूल गया था क्या कर रहे थे हम लोग, इसे भूल जाता हूं यार मैं। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि दिस यूनिक आइडेंटिफायर इज कॉल्ड एज द सेल रेफरेंस, और यही जो यूनिक आइडेंटिफायर होता है इसे कोई सेल रेफरेंस कहा जाता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन of a column letter and the row number that identify the location of a particular cell। भैया ये कॉम्बिनेशन होता है, किसका होता है, जो हमारा कॉलम लेटर होते हैं ना, कॉलम के लेटर होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यार, एक नई बना के दिखाता हूं, देखो। ठीक है, कैसे होता है, जैसे कि ये है,
ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ये इस तरीके से होता है। तो ये यहाँ पे क्या होती है, ये होते हैं ऊपर होता है कॉलम, ठीक है, कॉलम होते हैं। कॉलम के अंदर होता है ए बी सी डी, इस तरीके से चलते रहते हैं, अलग अलग कॉलम है। और वहीं पर ही जो रो होती है ना, ये इधर वाली रो होती है, ठीक है, रो होगी 1 2 3। अब जैसे कि आपको ना यहां पर जाना है, तो आप इसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे, आप इसके लिए लिखेंगे कि भैया हमें कहां पे जाना है। सबसे पहले तो हमारा कॉलम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, और कौन से नंबर के ऊपर है, 1 के ऊपर। तो ये हो गया B1, B1 इसकी लोकेशन होगी। आप B1 डालो तो आप सीधा इसके ऊपर पहुंच जाओगे। समझ गए, बहुत ही सिंपल है। सिंपल सा आप क्या कर रहे हो कि एक सेल को स्पेसिफाई करके, उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करके आप उस जगह के ऊपर जा रहे हैं। और फिर इसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग किस तरीके से सेल रेफरेंस को कर सकते हैं। जैसे कि माउस की हेल्प से अगर आप करना चाहो कि भैया हम तो माउस से करना चाहेंगे, तो माउस से कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आप कर्सर उसके ऊपर ले जाकर के क्लिक कर दो, तो आप उसके अंदर वैल्यू को एंटर कर सकते हो, वही इसमें लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में जो कीबोर्ड वाला है ना, ये कीबोर्ड वाले को ध्यान से देखना कि आप जो सेल रेफरेंस है उसको कीबोर्ड से कैसे करेंगे। तो यहां पर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं ऐसे कि रेफरेंसिंग इज इजी टू एंटर द सेल रेफरेंस यूजिंग अ कीबोर्ड इन द फॉर्मूला। जैसे कि जो रेफरेंस है उसके अंदर 3 पार्ट रहते हैं। सबसे पहला होता है पाथ या फिर फाइल का नेम, जो कि आप उसमें लिखेंगे। फिर सेकंड लिखेंगे आप शीट नेम, फिर इसके अंदर लास्ट में आप लिखेंगे सेल। ये 3 चीजें अगर आप लिख देंगे तो उसके बाद में आप सीधा कीबोर्ड से उसके ऊपर जा सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर यहां पर फाइल स्लैश, यहां पर पाथ फाइल नेम लिखा, हैशटैग यहां पर आपने फिर शीट का नेम लिख दिया, डॉट सेल नेम कि आपको यहां पर B1 हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया, इस तरीके से आप उसको लिखेंगे। अब इसके बाद में आता है वर्किंग विद द हाइपरलिंक। जैसे कि मान लो कि आपने एक पूरी एक स्प्रेडशीट बनाई और आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम को रिलेट करना, तो आप कैसे करोगे। तो यहां पर जो हम लोग यूज में लेते हैं वो लेते हैं हाइपरलिंक को। अब देखो हाइपरलिंक को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इन अ क्लैक यू कैन यूटिलाइज द हाइपरलिंक टू नेविगेट बिटवीन द स्प्रेडशीट सेल, कि आप एक सेल से दूसरे सेल के बीच में आसानी से नेविगेट कर सकते हो, और टू द अदर एरियाज ऑफ अ सेम और द डिफरेंट फाइल, वेबसाइट और इवन अदर स्प्रेडशीट। कि भैया आप एक, जैसे कि मान लो कि आप अलग फाइल के अंदर नेविगेट करना चाहते हो, या फिर आप एक किसी वेबसाइट के ऊपर नेविगेट करना चाहते हो कि इस सेल से आप सीधा उस वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, तो वो सब कुछ आप हाइपरलिंक की हेल्प से कर सकते हो। अब 2 तरीके के होते हैं हाइपरलिंक, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट। अब देखो रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव के आप नाम से ही समझ रहे हो कि आप ना एक उसी स्प्रेडशीट के दूसरे सेल के रिलेटिव में आप बात कर रहे हो। तो हम लोग इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि रिलेटिव हाइपरलिंक आर द लिंक दैट आर स्पेसिफाइड इन अ रिलेशन टू द करंट सेल लोकेशन। कि भैया वो सिंपल सा है कि जो हमारी करंट सेल की लोकेशन है उससे रिलेटेड होगा, एंड दे टिपिकली यूजेस अ पाथ दैट इज रिलेटिव टू द करंट फाइल लोकेशन। और ये वही पाथ को फॉलो करते हैं जो कि अभी हमारी करंट फाइल है ना, उसी की ही लोकेशन को फॉलो करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर दिया हुआ है कि इफ यू आर करंटली एट अ सेल A1, कि आप A1 के ऊपर खड़े हैं, एंड यू वांट्स टू लिंक टू अ सेल B1 इन द सेम शीट, और आप इसी शीट के B1 को लिंक करना चाहते हो, तो यू कैन यूज द रिलेटिव हाइपरलिंक B1। और यहां पर आप रिलेटिव हाइपरलिंक B1 को यूज कर सकते हो क्योंकि आप A1 को उसके साथ में लिंक करना चाहते हो। और फिर इसके बाद में जो अगला है, अगला यहां पर है कि एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के नाम से क्लियर है कि आप सिंपल से एक एब्सोल्यूट कोई भी एक वेबसाइट के ऊपर जा रहे हो या फिर एक कोई भी एक आप लोकेशन के ऊपर जा रहे हो, वहां पर आप लोग उसको रिलेट कर रहे हो। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एब्सोल्यूट हाइपरलिंक ऑन द अदर हैंड स्पेसिफाई द फुल पाथ और द URL ऑफ अ रिसोर्सेज बीइंग लिंक्ड टू। कि भैया ये बेसिकली आपको रिसोर्सेज का पाथ देता है कि जैसे कि आपने कोई भी एक डेटा उठाया, उसका आपने वेबसाइट का लिंक दे दिया, फिर आप सीधा उस वेबसाइट के ऊपर चले गए, उसके ऊपर क्लिक करने से अब फिर आपने कोई भी फाइल की लोकेशन दे दी। ये होता है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है, डेटाबेस होता क्या है। तो देखो फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लो कि आपके क्लास के अंदर है 100 स्टूडेंट। अब ये जो 100 स्टूडेंट है इनका अलग अलग डेटा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सभी का हाइट अलग होगी, सभी का वेट अलग होगा, सभी का बोल सकते हैं कि मोबाइल नंबर अलग होंगे। तो ये सब चीजें जो अलग हैं, इनको जैसे कि एक फॉर्मेट के अंदर अगर हम कर दे तो उसको कहते हैं डेटाबेस। इससे फायदा क्या होगा, जैसे कि अगर आपको मान लो कि रोहित है, रोहित का आपको मोबाइल नंबर देखना है तो उसके अंदर मिल जाएगा। वहीं पर अगर श्याम का देखना है तो श्याम का डेटा आपको उसमें मिल जाएगा। तो मतलब पूरा जो डेटा है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर करने को ही डेटाबेस कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास में हो जाएगी कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ अ लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अ डेटा व्हिच इज अवेलेबल फॉर वन और मोर यूजर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज और अपडेट। कि इसको आसानी से एक्सेस भी किया जा सकता है, इसको मैनेज भी किया जा सकता है और इसको अपडेट भी किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि कंसीडरिंग द नेम्स, टेलीफोन नंबर्स एंड द एड्रेस ऑफ द रिलेटिव के
के एड्रेस वगैरह, ये सब चीजों को डेटाबेस कहा जाएगा। अब इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कैरेक्टर, कि कैरेक्टर क्या होता है। कैरेक्टर होता है कि द वैल्यू और अ डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ लेटर, नंबर और ए स्पेशल कैरेक्टर। जैसे कि कैरेक्टर का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग लेटर के अंदर डेटा दे सकते हैं, या फिर एट द रेट हो गया, या फिर जैसे कि देखो ये एट द रेट हो गया, या फिर ऐसे डॉलर का साइन हो गया, या फिर ये हैशटैग हो गया। अगर ये हैं तो ये भी क्या है, ये कैरेक्टर हैं जो कि एक डेटा के लिए यूजफुल होते हैं। और दूसरा आता है कि फाइल। फाइल क्या होता है, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ ए रिलेटेड रिकॉर्ड। जो भी बहुत सारे अगर आपके पास में रिकॉर्ड है तो उनका सभी का कलेक्शन क्या होता है, वो होता है फाइल। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, इसके अंदर आता है कि कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस। देखो यार ये जो है ना, इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहीं से ही आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस। ऐसे आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर को डिफाइन करो, हार्डवेयर को डिफाइन करो, या फिर डेटा को डिफाइन करो। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है डेटा। डेटा क्या होता है, डेटा कोई भी नंबर हो सकता है या फिर कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसको कि हम लोग एंटर करते हैं। तो डेटा की डेफिनेशन सिंपल सी हो जाएगी कि इट इज ए रो नंबर और ए कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर सब कुछ आ जाएगा, लेटर भी आ जाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। और इसी के साथ में फैक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए वैल्यू, एक वैल्यू से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डेटा। एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जनरेट, स्टोर एंड प्रोसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे कि कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है जिसके अंदर की 1000-2000 लोग हैं, तो अब 1000-2000 लोग हैं, उनको बहुत सारा डेटा होगा, तो उसको प्रोसेस भी करना होता है, उसको एनालाइज भी करना होता है, उसको स्टोर भी करना होता है। तो ये इसी को ही डेटा कहते हैं। एंड जो डेटा होता है ये कैसा होता है, इट एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। डेटा ही यहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। अब इसके बाद में जिसका अगला कंपोनेंट आता है वो आता है सॉफ्टवेयर। तो देखो सॉफ्टवेयर को ध्यान से समझो। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एक होता है स्टोर्ड डेटा और एक होता है यूजर। तो यूजर और जो स्टोर्ड डेटा होता है उनको इंटरेक्ट करने के लिए ना कोई एक प्रोग्राम की जरूरत होती है। तो वही प्रोग्राम के सेट को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहां पर ये हो जाएगी कि इट इज द सेट ऑफ द प्रोग्राम दैट लाइज बिटवीन द स्टोर्ड डेटा एंड द यूजर ऑफ अ डेटाबेस एंड इट इज यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि कंट्रोल किया जा सके और जो यहां पर है मैनेज किया जा सके जो भी हमारा डेटाबेस है उसको। अब इसके लिए हम लोग कौन से जो हैं उनको सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जैसे कि MySQL हो गया या फिर Oracle हो गया, इन सभी सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यूज करते हैं। अब इसके बाद में आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जो कि कंप्यूटर वगैरह होते हैं ना, जिनको कि हम लोग हार्डली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जिनको टच कर सकते हैं, वही होता है हार्डवेयर। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो ये रहेगी कि इट इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ कंप्यूटर, टेलीकम्युनिकेशन और अ डेटाबेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ secondary storage devices such as magnetic disk, optical disk on which the data is stored। तो मतलब आप सिंपल सी बात है, हार्डवेयर को ये याद रखो कि एक ऐसे फिजिकल डिवाइस जिसके अंदर कि हम लोग हमारे डेटा को स्टोर करने वाले हैं। अब इसका जो लास्ट कंपोनेंट आता है वो आता है यूजर। यूजर क्या होता है, बेसिकली आप यूजर हो तो आपको क्या करना है कि आपके बिजनेस के लिए चाहिए, तो आपको अपने बिजनेस के लिए उसको इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है, तो वही होता है भैया यूजर। तो यूजर को हम लोग डिफाइन करेंगे कि इट इज द पर्सन हु नीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस टू कैरी आउट इट्स प्राइमरी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि उसको डेटाबेस से कुछ डेटा चाहिए अपने प्राइमरी बिजनेस को चलाने के लिए। सिंपल सा है, आप समझ गए हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फीचर ऑफ डेटाबेस के। डेटाबेस के क्या क्या फीचर है, तो इसका सबसे पहला फीचर है वो है टेबल्स। तो टेबल्स को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी रिलेशनल डेटाबेस, जिसको कि हम लोग RDBMS भी कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। मॉडल वेयर ऑल द एक्चुअल डेटा इज डिफाइंड एंड एंटर, कि मतलब भैया ये पूरा एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी डेटा को बनाने के लिए, जिसके अंदर की सारे के सारे डेटा को एंटर किया जाता है और एक डेटा एक टेबल की फॉर्म में होता है। एंड अ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ मेनी टेबल, और एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल हो सकती हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है कि हाउ मच टेबल्स आर इन अ डेटाबेस, तो आप बोलेंगे कि एक से ज्यादा टेबल्स हो सकती है उसमें। देन फिर इसके बाद में यहां पर है कि टेबल जो कि रिलेशंस भी कहते हैं हम लोग, कंसिस्ट ऑफ अ सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ रिकॉर्ड्स, जो कि रोज होती हैं, एंड द फील्ड्स जो कि कॉलम होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है और इसके अंदर ये एक कॉलम है और ये जो है ना ये एक सेल है जिसके अंदर कि हम लोग डेटा एंटर करेंगे, यही होता है सेल, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम से बनता है, उसको हम लोग कहते हैं सेल। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है यहां पर फील्ड और डेटा आइटम। तो यहां पर फील्ड और डेटा आइटम को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि इट इज एन एरिया विद इन द रिकॉर्ड रिजर्व्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा, कि भैया ये जो एरिया है ये सिर्फ और सिर्फ
एक स्पेसिफिक डेटा के लिए रिजर्व्ड है, उसके अंदर और कोई डेटा नहीं आ सकता। एंड इट इज द इंडिविजुअल सब कंपोनेंट ऑफ वन रिकॉर्ड, इट कंटेन सेट ऑफ कैरेक्टर्स, और इसके अंदर सेट ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं, कितने भी सेट हो सकते हैं कैरेक्टर के। अब एग्जांपल के तौर पर हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि कस्टमर नंबर हो गया, कस्टमर नेम हो गया, स्ट्रीट एड्रेस हो गया, सिटी हो गया, स्ट्रीट हो गया, फोन नंबर वगैरह, ये सब चीजें क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड है कि भैया अगर कस्टमर नंबर का है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर नंबर ही आएंगे और उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं आएगा। कस्टमर का नेम है तो वहां पर नेम ही आएगा, तो ये यहां पर याद रखना है। फिर इसके बाद में इसका थर्ड जो फीचर है वो है हमारे पास में रिकॉर्ड। तो देखो रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड इट इज द कलेक्शन ऑफ अ डेटा आइटम ऑफ ऑल द फील्ड इंफॉर्मेशन, जितने भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं, प्रिटेंडिंग टू अ वन एंटिटी और अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अ पर्सन, कंपनी और ट्रांजिशन एक्सेट्रा। अगर ये सब चीजें होती हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड। और जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल इज आल्सो नोन एज रो, एंटिटी और ट्यूपल। ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि रो को और क्या कह सकते हैं, एंटिटी भी कह सकते हैं और इसको हम लोग ट्यूपल भी कह सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्वेरीज। क्वेरीज क्या होता है भैया, तो क्वेरी को हम लोग डिफाइन करेंगे कि इट इज द इंक्वायरी इनटू द डेटाबेस यूजिंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट। कि भैया ये इंक्वायरी होती है किसी भी डेटाबेस के अंदर कौन से कमांड को यूज करके, सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करके किया जाता है। एंड फिर इसके बाद में यहां पर आगे है दीज स्टेटमेंट्स गिव यू फिल्टर्ड डेटा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन स्पेसिफिकेशन इंडिकेटिंग द फील्ड। मतलब कि जैसे कि मान लो कि आपके पास में एक पूरा पूरा डेटाबेस है, उसके अंदर आपको स्पेसिफिकली आयुष नाम है, आयुष नाम की डिटेल निकालनी है, तो आप आयुष सर्च करोगे तो पूरे पूरे डेटाबेस के अंदर सर्च करेगा कि भैया आयुष की क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो यही होता है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो डेटा मिल जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि भैया जिनका भी नाम ए से स्टार्ट होता है उनका पूरा पूरा डेटा, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फॉर्म्स। तो देखिए फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इन अ डेटाबेस अ फॉर्म इज अ विंडो और अ स्क्रीन दैट कंटेन्स द न्यूमरस फील्ड और अ स्पेस टू एंटर डेटा। मतलब कि ये डेटाबेस के अंदर एक ऐसी विंडो होती है जहां पर कि कुछ स्पेस खाली होता है जहां पे कि आप डेटा को एंटर कर सकते हो। एंड फॉर्म्स कैन बी यूज्ड टू व्यू एडिट योर डेटा। जो फॉर्म्स होते हैं इसको हम लोग देखने के लिए और एडिट करने के लिए डेटा को यूज में ले सकते हैं। एंड इट इज एन इंटरफेरेंस इन द यूजर स्पेसिफाइड लेआउट। की यहां पर ये इंटरफेरेंस होता है किसके बीच में, जो यूजर स्पेसिफिक लेआउट होता है उसके बीच में। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि अ यूजर कैन क्रिएट अ डेटा एंट्री फ्रॉम दैट लुक एग्जैक्टली लाइक अ पेपर फॉर्म। की यहां पर जो यूजर है वो एक डेटा एंट्री क्रिएट कर सकता है जैसे कि यहां पर पेपर लाइक फॉर्म होते हैं ना, उसमें क्रिएट किया जाता है, वैसे ही कर सकता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट का क्या होगा कि भैया जैसे कि आपने ना एक पूरा पूरा डेटाबेस बना लिया, बहुत सारे डेटा है और अब आपसे पूछा जाए कि रिपोर्ट क्या होगी, तो रिपोर्ट आप क्या बोलेंगे, रिपोर्ट को आप कहेंगे कि व्हेन यू वांट टू प्रिंट दोज रिकॉर्ड्स व्हिच आर फेच्ड फ्रॉम योर डेटाबेस डिजाइन अ रिपोर्ट। मतलब कि भैया यहां पे कहने का ये है कि आपके डेटाबेस के अंदर क्या क्या बातें हैं उनको आप प्रिंट आउट करवा करके प्रिंट निकाल करके बता दो कि भैया इस डेटाबेस के अंदर ये सब आते हैं, तो उसको आप लोग कहते हो रिपोर्ट। एंड इट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट द डेटा इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट। और यहां पर ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वे होता है किसी भी डेटा को एक प्रिंटेड फॉर्म के अंदर दिखाने के लिए। फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ जो कि है हमारा डेटाबेस सर्वर। तो डेटाबेस सर्वर क्या होता है, डेटाबेस सर्वर हम लोग बोलते हैं कि मे बी रेफर टू द बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड टू रन अ डेटाबेस। कि भैया जो हमारे डेटाबेस उसको रन करने के लिए जो भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग यूज करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डेटाबेस सर्वर। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहां पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये अभी तक था डेटाबेस का, अब इसके बाद में आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो भैया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम दैट इनेबल यूजर टू क्रिएट, मेंटेन डेटाबेस एंड कंट्रोल ऑल द एक्सेस टू द डेटाबेस। भैया ये पूरा पूरा एक प्रोग्राम होता है जिससे कि हम लोग है ना, यूजर जो है वो क्रिएट भी कर सकता है, उसको मेंटेन भी कर सकता है और उसी के साथ में जो कंट्रोल भी कर सकता है कि इसको कौन कौन यूजर एक्सेस कर पाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप के ऊपर एक होता है एडमिन। ठीक है, एडमिन मतलब क्या होता है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ वही कंट्रोल करता है कि ग्रुप के अंदर क्या होगा कि मैसेज कौन करेगा या नहीं करेगा, उसको रिमूव करना, ऐड करना, वो सब कुछ भी यहां पे डेटाबेस में कंट्रोल होता है। एंड ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। की कंप्यूटर बेस्ड जितना भी रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम हम लोग इसको बोलते हैं। एंड द प्राइमरी गोल
ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द गोल ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। तो यार ये गोल याद रखना। तो यहां पर गोल क्या है हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, द डीबीएमएस, मतलब यार क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ, तो द रोल ऑफ डीबीएमएस इज टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट फॉर अ यूजर टू रिट्राइव एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। कि भैया ये एक कन्वीनियंट है और एक एफिशिएंट वे है जिससे कि जो यूजर है उस डेटा को रिट्राइव भी कर सकता है और उसको आसानी से स्टोर भी कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को। एंड फिर इसके बाद में इट एक्ट एज एन द इंटरफेरेंस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द डेटा स्टोर्ड इन ए डेटाबेस। कि भैया एक तरीके का ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे कि जो भी स्टोर्ड डेटा है उसके साथ में जो यूजर है वो इंटरफेरेंस कर पाएगा। इंटरफेरेंस का मतलब है कि वो एडिट कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, जो भी उसकी मर्जी हो वो अपने अकॉर्डिंग कर सके। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि हमारे जो डीबीएमएस इसके फायदे क्या है, हम लोग इसे क्यों यूज में लेंगे। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज प्रेफर्ड। तो उसके अंदर आपको ये 5 से 6 पॉइंट लिखने होंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां पर ये है कि इट रिड्यूसेस द रेडंडेंसी। रेडंडेंसी का मतलब होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है डीबीएमएस की हेल्प से क्या होता है कि जो डुप्लीकेशन ऑफ सिस्टम है, मतलब कि एक तरीके से डेटा को कॉपी करना है, जैसे कि लोग अब वीडियोस या फिर कंटेंट को कॉपी करते हैं, वैसे यहां पे होता है कि डेटा को कॉपी करना यहां पे मुश्किल हो जाता है। देन फिर इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहां पर डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग का मतलब ये होता है कि द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस कैन बी शेयर्ड अमंग द मल्टीपल यूजर और एप्लीकेशन प्रोग्राम। कि भैया इससे एक फायदा ये होता है कि आप आसानी से ना बहुत सारे लोगों के बीच में जो डेटा है उसको आसानी से शेयर कर सकते हो। कि जैसे कि मान लो कि अभी ये YouTube है, YouTube के ऊपर क्या है कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच पा रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक जो भी मेरे पास में इंफॉर्मेशन है वो मैं उनको इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूं। फिर इसके बाद में जो सेकंड हमारा मतलब थर्ड पॉइंट है वो है डेटा सिक्योरिटी। द डीबीएमएस इंश्योर दैट द एक्सेस ऑफ अ डेटाबेस इज ओनली डन थ्रू एन ऑथराइज्ड यूजर। अब देखिए डेटा की सिक्योरिटी रहती है डीबीएमएस के अंदर कि यहां पर जैसे कि मैंने अगर डिजाइन किया, अगर मैं इसका एडमिन हूं तो मेरे पास में पूरी अथॉरिटी है कि इसको कौन देख पाएगा कौन नहीं देख पाएगा। तो ये जो पूरी डेटा सिक्योरिटी हमें मिलती है। फिर सेकंड आता है कि मल्टीपल व्यूज ऑफ अ डेटा। के यहां पर मल्टीपल व्यूज मिल जाते हैं किसी भी डेटा को, कि कोई एडिट करना चाहता है, कोई बोलता है कि जैसे कि एक टीम होगी, अब टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने मेरा अकॉर्डिंग काम किया, कोई बोल रहा है कि आप इसका कलर चेंज कर दो, कोई बोल रहा है कि भैया आप इसका फॉन्ट चेंज कर दो। तो ये क्या होता है कि मल्टीपल व्यूज ऑफ अ डेटा हो जाता है। फिर इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है कि डेटा इंडिपेंडेंट सिस्टम। की यहां पर जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट रहता है एंड डेटा डिस्क्रिप्शन आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये इंडिपेंडेंट रहता है, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है उसके साथ में इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता। देन फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है इसका वो यहां पर आता है बैकअप एंड रिकवरी। अब यहां पर बैकअप एंड रिकवरी में क्या होता है कि द डीबीएमएस प्रोवाइड अ बैकअप एंड द रिकवरी सब सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिकवर डेटा फ्रॉम द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर फेलियर। जैसे कि मान लो कि आपका सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया, तो सॉफ्टवेयर फेलियर के केस के अंदर क्या होगा कि आपका जितना भी डेटा है वो उड़ जाएगा, हार्डवेयर फेलियर के अंदर भी आपका डेटा उड़ जाएगा। तो इसके अंदर डीबीएमएस में ऐसा नहीं होता, आपका जो डेटा है वो आसानी से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास में ईयर्स ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मतलब कि क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द एप्लीकेशन प्रोग्राम नीड्स टू डेवलप द एप्लीकेशन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड्स। जैसे कि अभी आप लोगों ने बोला कि भैया हमें ना डीबीएमएस के शॉर्ट नोट्स दे दो, भैया हमें ना पूरा एक सिलेबस का रिवीजन दे दो। ये क्या है, ये है आपकी नीड्स है। अब इस नीड्स को कौन फुलफिल कर रहा है, मैं फुलफिल कर रहा हूं। तो इसी तरीके से जो डीबीएमएस है इसमें क्या होता है कि ईयर्स ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट की आसानी से यूजर की नीड्स को देख करके उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। देन फिर इसके बाद में अच्छाइयां ही नहीं है, अब इसकी कुछ बुराइयां भी है, इसके डिसएडवांटेज भी है। तो इसका सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है यहां पर कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर आपको कहीं पे भी किसी का भी डिसएडवांटेज है तो आपको सिंपल सा सबसे पहली बात तो कॉस्ट को ही डाल देना है। फिर इसके बाद में जो सेकंड आता है वो आता है डेटाबेस फेलियर। इसके अंदर डेटाबेस बहुत बार फेल भी हो जाते हैं, जो डेटा होता है वो उड़ भी जाता है। और इसी के साथ में कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और लास्ट है कि लोअर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी जो है वो काफी ज्यादा कम होती है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है की फील्ड्स। तो देखो की फील्ड्स क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था, जैसे कि ये हमारा 3 कॉलम बना दी मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया आईडी और यहां पर मैंने लिख दिया नाम, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो नेम वाला कॉलम है ना, इसके अंदर पूरा नेम ही रहेंगे सभी के। आईडी है तो उसके अंदर आईडी ही रहेगी। तो ऐसा जो होता है उसको ही हम लोग कहते हैं की। और की क्या होता है, की को हम लोग अभी एक बार डिफाइन करते हैं। की डेफिनेशन हमारे पास में ये रहती है कि द की इज डिफाइंड
डिफाइंड एज द कॉलम और द सेट ऑफ कॉलम, कॉलम नहीं सेट ऑफ कॉलम भी हो सकता है, ऑफ अ डेटाबेस विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली इन अ रिलेशन, कि यहां पर जो हर एक रिकॉर्ड है उसको आसानी से यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पे दिया हुआ है कि इफ अ टेबल हैज एन आईडी नेम एड्रेस एज अ कॉलम नेम्स देन ईच वन इज नोन एज द की ऑफ फॉर दैट टेबल, कि भैया एक टेबल है, टेबल के अंदर आपके पास में 3 कॉलम है, तो इनके अंदर जो 3 है अलग अलग, जैसे कि आईडी है तो आईडी एक की हो गया, नेम है तो नेम एक की हो गया, एड्रेस है तो एड्रेस एक की हो गया है। फिर इसके बाद में टाइप्स ऑफ की फील्ड कौन से होते हैं, सबसे पहले आती है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की अ फील्ड और अ सेट ऑफ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल इज नोन एज प्राइमरी की। देखो ये मैंने स्पेलिंग में थोड़ी गलती कर दी, लिख लेना प्राइमरी के तो ऊपर सही लिखी हुई है कि, तो भैया यहां पर सिंपल सी बात है कि यार एक सेट ऑफ फील्ड होता है जिसके अंदर की जो यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड होता है हर एक टेबल के अंदर। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्राइमरी की मस्ट हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, उसके पास में ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि डजंट अलाउ नल वैल्यूज, इसके अंदर नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, इट हैज द यूनिक इंडेक्स, और इसकी यूनिक इंडेक्स होनी चाहिए। लास्ट में है कि इट अलाउज द नंबर एंड द टेक्स्ट बोथ, इसके अंदर नंबर और टेक्स्ट अलाउड होना चाहिए। तो ये होती है इसकी प्रॉपर्टी, एग्जाम के अंदर आ जाएगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्राइमरी की। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आती है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स व्हिच आर यूनिकली आइडेंटिफाई ईच ट्यूपल ऑफ अ रिलेशन आर नोन एज कैंडिडेट की। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि फॉर ईच रो द वैल्यू ऑफ अ की मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाई दैट रो, की मतलब जैसे कि एक रो है, रो के अंदर जैसे कि नाम है, नाम के आगे उसका आईडी लिखा हुआ है, फोन नंबर लिखा हुआ है, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, जैसे कि रो समझ रहे हो ना, रो इस तरीके से होती है, ये होती है, ये होती है रो, ठीक है। रो के अंदर सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि उसका नाम है, ठीक है, नाम उसका कुछ भी होगा, फिर उसके बाद में आगे उसकी आईडी होगी, फिर उसके बाद में आगे उसका फोन नंबर होगा। तो ये जो पूरा का पूरा है इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए वही होती है कैंडिडेट की, ठीक है। और यहां पर जो ट्यूपल है, ट्यूपल का मतलब हमने अभी अभी पढ़ के आए थे, रो ही होता है ये। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि नो एट्रीब्यूट इन द की कैन बी डिस्कार्डेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टी यूनिक आइडेंटिफिकेशन। और यहां पर जो है कि कोई भी एट्रीब्यूट की नहीं है जिससे कि जो हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर पाए। देन फिर इसके बाद में आती है फॉरेन की। फॉरेन की ऐसा नहीं होता कि बाहर वाले लोग होते हैं, ये नहीं होता भैया, इसके अंदर फॉरेन की का मतलब अलग होता है। फॉरेन की का हाँ मतलब तो यही होता है कि दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्शन, मतलब कि दूसरे की जो की है उसके साथ में इंटरेक्शन को ही हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि फील्ड ऑफ अ टेबल रिलेशन दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज रेफर्ड एज ए फॉरेन की। मतलब ये हुआ कि जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की है ना, उसको अगर हम लोग रेफर कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी की। देन फिर इसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट आता है जो कि है यहां पर कि द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल इज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ अ फॉरेन की, कि जो दो टेबल है उनके बीच में अगर आपको रिलेशनशिप बिठानी है तो वहां पे आप लोग फॉरेन की को यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में इसका अगला पॉइंट आता है वो ये है कि अ टेबल में हैव द मल्टीपल फॉरेन की एंड ईच फॉरेन की कैन हैव द डिफरेंट रेफरेंस टेबल, की मतलब कि एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है और उनकी जो रेफरेंस टेबल है वो भी अलग अलग हो सकती है। देन फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आरडीबीएमएस। इसकी फुल फॉर्म ही याद रख लो, फुल फॉर्म है इसके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये आरडीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आरडीबीएमएस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट स्टोर द डेटा इन फॉर्म ऑफ रिलेशन, की जो डेटा को स्टोर करता है टेबल की फॉर्म में वो होता है आरडीबीएमएस। एंड रिलेशनल डेटाबेसेस आर पावरफुल सो रिक्वायर अ फ्यू assumptions about how data is related और how it will be extracted from the database। अब इसके बाद में आती है नेक्स्ट यूनिट जो कि है हमारी वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। ये जो यूनिट है ना बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका है ना पूरा जो भी हम लोग डे टू डे लाइफ के अंदर होता है ना वही सब कुछ है इसमें। तो हम लोग जो सबसे पहले डिफाइन करते हैं वो करते हैं स्टिकी कीज क्या होती है। देखो स्टिकी कीज क्या होती है, कुछ लोग है ना डिसेबल होते हैं, जैसे कि वो दो चीजों को एक साथ प्रेस नहीं कर सकते, जैसे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हमें कोई कमांड देना होता है तो वो नहीं दे पाते। तो इस केस के अंदर हम लोग शिफ्ट की को यूज में लेते हैं, जिसके अंदर की जो लोग हैं वो दो कीज को एक साथ प्रेस नहीं कर पाते तो वहां पर शिफ्ट की को यूज में लेते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि स्टिकी कीज मेक इट इजियर फॉर द पीपल विद द डिसेबिलिटीज टू यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट और अ
कमांड स्टिकी कीज अलाउिंग देम टू पुश वन की एट अ टाइम रेदर देन मैनी कीज एट अ वन। जैसे कि आपको पेस्ट करना है तो आप Ctrl+V करते हो तो 2 कीज आप प्रेस कर रहे हो, लेकिन अगर मान लो कि कोई एक डिसेबल्ड पर्सन है, वो ये करना चाहता है, वो शॉर्टकट को यूज करना चाहता है, तो उसको यहां पर स्टिकी कीज यूज में ली जाती है, क्योंकि ना स्टिकी कीज को एक्टिवेट करने के बाद में वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बटन को प्रेस करना है जिससे कि वो कर पाएगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फिल्टर कीज। फिल्टर कीज क्या होती है भैया? फिल्टर कीज को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि पीपल विद द मोटर डिसेबिलिटी और हु हैविंग द डिफिकल्टी टाइपिंग। मतलब कि जैसे कि आप ये मान लो कि किसी का हाथ है वो चल नहीं रहा, मतलब कि क्लिक नहीं कर पा रहा है, या फिर वो मान लो कि ज्यादा जल्दी क्लिक कर रहा है, तो इस केस के अंदर कंप्यूटर को तो गलत कमांड मिलेगा या फिर लेट कमांड मिलेगा। तो इस केस के अंदर कंप्यूटर क्या करता है कि व्हेन द फिल्टर की इज इनेबल्ड, जब फिल्टर की इनेबल होती है तो द कंप्यूटर विल इग्नोर द ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स। वो कंप्यूटर होता है वो इग्नोर कर देता है जल्दी किया हुआ या फिर लेट किया हुआ, बार बार जो की स्ट्रोक होते हैं ना उनको इग्नोर कर देता है, विच कैन रिड्यूसेस द एक्सीडेंटल की स्ट्रोक्स एंड इंप्रूविंग द टाइपिंग एक्यूरेसी। और इसी से उनकी जो टाइपिंग एक्यूरेसी है वो भी इंप्रूव होती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है टॉगल की। टॉगल की क्या होता है? टॉगल की मेक्स एन ऑडिबल साउंड व्हेनेवर द कैप्स लॉक, नम लॉक और द स्क्रॉल लॉक कीज आर डिस्प्रेस्ड। कि भैया जब कभी भी आप इनको डिस्प्रेस करते हो तो ये एक साउंड करता है। एंड दिस फीचर इज यूजफुल फॉर द पीपल्स विद द विजुअल इंपेयरमेंट और हु हैविंग द डिफिकल्टी रिकॉग्निशन विद द इज की आर प्रेस्ड। कि मतलब सिंपल सा ये उन लोगों के लिए जो कि विजुअली इंपेयर्ड होते हैं, जिनको दिखता नहीं है लेकिन वो टाइपिंग कर सकते हैं। क्योंकि टाइपिंग वो कौन सी होती है यार, मतलब बताना कि जो कि वो फील करके टाइपिंग करते हैं ना, मैं उसका नाम भूल गया यार, अभी अभी याद था लेकिन मैं उसका नाम भूल गया। तो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे आप कैप्स लॉक ऑन करोगे तो एक साउंड आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं टॉगल कीज। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो यहाँ पर अलग अलग ये टर्म्स हैं, टर्म्स से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा। फिर बोलना मत कि भैया ने बताया नहीं था, मैं अभी बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है साउंड सेंड ट्राई। तो साउंड सेंड ट्राई क्या होता है भैया? साउंड सेंड ट्राई को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इफ द यूजर हैविंग द हियरिंग लॉस और हियरिंग डिफिकल्टीज और हु प्रेफर विजुअल सिग्नल्स कैन बेनिफिट फ्रॉम द साउंड सेंड ट्राई। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा या फिर किसी को सुनने के अंदर दिक्कत है, तो उसको यहां पर जो साउंड सेंड ट्राई है उससे हेल्प मिलती है। अब कैसे मिलती है? साउंड सेंड ट्राई हेल्प द कंप्यूटर शोज अ विजुअल वार्निंग इंडिकेशन टू द यूजर सच एज द फ्लैशिंग टाइटल बार और अ टास्क बार बटन टू ड्रॉ द यूजर अटेंशन। जैसे कि अगर मान लो कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा ना, तो कंप्यूटर के अंदर ऐसे झप-झप करके आता है, जैसे कि आपके फ्लैश लाइट होते हैं ना बार बार ऑन ऑफ, वैसे ही कुछ आते वार्निंग आने लग जाती है फ्लैशिंग टाइटल के साथ में। तो इससे क्या होता है कि उनको पता लग जाता है कि भैया अगर उनको साउंड सुनाई नहीं दी तो उनको इससे पता लग जाएगा कि हाँ भैया कुछ हुआ है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है शो साउंड। अब साउंड को शो करने का मतलब क्या होता है कि दिस फीचर इज डिजाइन टू हेल्प द यूजर हु आर डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग और हु हैविंग द डिफिकल्टी ऑफ अ हियरिंग साउंड सिस्टम। कि भैया ये भी उन लोगों के लिए है जिनको कि सुनने के अंदर प्रॉब्लम होती है। एंड दिस फीचर प्रोवाइड्स द विजुअल वार्निंग एंड द साउंड वार्निंग बोथ। इसके अंदर दोनों होता है, विजुअल भी होता है और साउंड भी होता है, लेकिन वहीं पर जो साउंड सेंड ट्राई है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे को क्या मिलता है? विजुअल वार्निंग्स मिलती हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है यहां पर इसमें लिखा हुआ है कि सच एज द स्टार्टअप साउंड विद द स्टार्टअप लोगो, एरर बिप्स विद द वार्निंग मैसेज एंड फ्लैशिंग विंडोज विद द साउंड एंड बाउंसिंग आइकन विद द साउंड एंड द अदर सिस्टम अलर्ट्स। जो भी सिस्टम अलर्ट्स के हैं वो सब कुछ इसको साउंड में मिलते हैं। किसमें? 100 साउंड्स के अंदर मिलता है। और साउंड सेंड ट्राई के अंदर क्या मिलता है? उनको फ्लैशिंग टाइटल की फॉर्म में ऐसे एरर अगर हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तो जैसे कि ब्लिंक नहीं करता क्या, वैसे उनको दिखता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है माउस कीज। माउस कीज क्या होती है भैया? माउस कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर इन द कंप्यूटर दैट अलाउज द यूजर टू कंट्रोल द माउस कर्सर यूजिंग द न्यूमेरिक पैड इंस्टेड ऑफ अ स्टैंडर्ड माउस और अ टच पैड। कि भैया मान लो कि अगर आपका कभी माउस खराब हो गया, और माउस कीज वो होती हैं जिससे कि आप है ना माउस के बिना भी नेविगेट कर सकते हो, अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट नेविगेट कर सकते हो, वो होती है माउस कीज। अगर मान लो एक्सीडेंटली आपका माउस खराब हो गया तो उस केस के अंदर क्या करोगे? तो उस केस के अंदर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है नेटवर्क से रिलेटेड। तो देखो सबसे पहले हम लोग को देखना चाहिए कि किस तरीके के आर्किटेक्ट होते हैं, क्योंकि देखो इसकी डेफ एक बार इसकी फुल फॉर्म आ गई थी, व्हाट इज P2P। तो P2P की फुल फॉर्म होती है पीयर टू पीयर आर्किटेक्ट होता है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है कि दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्ट इनेबल्स द डिवाइसेस टू कम्युनिकेट एंड शेयर द रिसोर्सेज डायरेक्टली विद ईच अदर विदाउट द नीड ऑफ अ सेंट्रल सर्वर। के इसके अंदर सेंट्रल सर्वर की जरूरत नहीं होती, सिंपल सी दो डिवाइसेज आपस में इंफॉर्मेशन जो है उसको एक तरीके से कम्युनिकेट कर सकती हैं। एंड दिस टाइप ऑफ नेटवर्क हैज द इक्वल स्टेटस
स्टेटस एंड द कंपोनेंट सीपीयू, और इसके अंदर सिंपल जो है नेटवर्क होता है, इक्वल स्टेटस होता है और इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। अब इसके बाद में जो सेकंड टाइप का आर्किटेक्ट होता है वो होता है हमारे पास में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट। इसके अंदर सिंपल हमें समझ में आ रहा है कि सर्वर के और क्लाइंट के बीच में यहां पर कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो इसकी डेफिनेशन में हम लोग याद रखेंगे कि दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्ट यूजेस द सर्वर टू मैनेज द रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड द सर्विस टू द क्लाइंट। के भैया यहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो सारी की सारी सर्वर के ऊपर स्टोर होंगी और जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी कुछ चाहिए होगा क्लाइंट को वो वहां से सर्व हो जाएगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड द सर्वर रिस्पॉन्ड विद द रिक्वेस्ट। जो भी उसने रिक्वेस्ट करी है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो वहां से उसको मिल जाती है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि टाइप ऑफ नेटवर्क, कि कितने तरीके के नेटवर्क होते हैं। तो सबसे पहला जो नेटवर्क होता है वो होता है हमारे पास में लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको कि हम लोग कहते हैं लैन कहते हैं। अब ये क्या होता है, बेसिकली अ नेटवर्क दैट कवर ए स्मॉल एरिया सच एज होम, ऑफिस एंड कनेक्ट द डिवाइसेस टुगेदर टू इनेबल द कम्युनिकेशन एंड द रिसोर्सेज शेयरिंग। भैया जैसे कि हमारे घर के अंदर जो कनेक्शन होते हैं ना, हमारे घर के अंदर जितनी भी डिवाइसेज हैं वो कनेक्टेड होती है, वो किसके थ्रू होती है, वो होती है लैन के थ्रू। और वहीं पर अगर मान लो कि हमारी पूरी कंट्री को अगर कनेक्ट कर रहा हो तो कौन सा नेटवर्क काम में लेंगे, तो वहां पर जो हम लोग नेटवर्क यूज में लेते हैं वो लेते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि नेटवर्क दैट स्पैन अ लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया सच एज अ कंट्री और द वर्ल्ड एंड कनेक्ट्स द डिफरेंट लेन एंड द अदर नेटवर्क्स टुगेदर। भैया इसके अंदर क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जितना भी नेटवर्क है उसको एक साथ जोड़ता है। कौन जोड़ता है, वेन करता है एक कंट्री के अंदर या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए हम लोग इसको यूज में लेते हैं। अब जैसे कि हमने एक छोटी सी घर की बात कर ली, अब हमने एक सीधी पूरी बड़ी कंट्री की बात कर ली। मान लो कि हमें सिटी के अंदर चाहिए तो क्या करेंगे, सिटी के अंदर चाहिए तो मैन है ना, मैन करेगा इसका काम। तो मैन का काम क्या होता है कि इट इज अ नेटवर्क दैट कवर द ज्योग्राफिकल एरिया लार्जर देन द लैन, लैन से बड़ा होगा बट स्मॉलर देन अ वैन, वैन से इसका एरिया छोटा होने वाला है। जैसे कि कोई भी एक सिटी हो गया या फिर एक रीजन हो गया, वहां पे हम लोग मैन को यूज करते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में इंटरनेट। भैया इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट ही तो है पूरा का पूरा बवाल। तो इंटरनेट की डेफिनेशन क्या होती है, आप लोग इंटरनेट सभी यूज करते हो लेकिन बहुत सारे को ये डेफिनेशन नहीं पता होगा, लेकिन आज जान लो कि द इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ अ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क व्हिच कनेक्ट द बिलियंस ऑफ द पीपल्स वर्ल्ड वाइड यूजिंग अ इंटरनेट प्रोटोकॉल। भैया इंटरनेट एक बेसिकली बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं उनका जुड़ा, जैसे कि सारे के सारे कंप्यूटर ना जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वही यहां पर इंटरनेट फॉर्म करता है। जिससे कि क्या होता है कि बिलियंस ऑफ जो पीपल हैं वो एक इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते। जैसे कि अभी आप गूगल के ऊपर जाते हो, गूगल के ऊपर जैसे आप जाते हो ना तो गूगल के सर्वर के पास जाता है। सर्वर क्या है, सर्वर एक कंप्यूटर है, तो आप है ना कंप्यूटर से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इंटरनेट कुछ ही नहीं, इंटरनेट बहुत बड़ी चीज है भैया। इंटरनेट को समझ में ना हालत खराब हो जाएगी, अगर कभी पढ़ो आगे, कभी जैसे कि डेटा साइंटिस्ट बनोगे तो आपको ये सब बातें पता लगेंगी। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ इंटरनेट, क्या क्या यूज होता है। भैया सबसे पहला तो यूज हमें पता है कि कम्युनिकेशन के काम में आता है, कि हम लोग आसानी से किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। इंफॉर्मेशन से क्या होता है कि एक्सेस टू अ वास्ट इंफॉर्मेशन थ्रू द सर्च इंजन लाइक गूगल की, गूगल की हेल्प से आप है ना कुछ भी सर्च कर सकते हो जो कि आपको चाहिए। ऐसे आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बुक्स में टाइम लगेगा, लेकिन गूगल के ऊपर लिखोगे तो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। अभी तो वो चैट जीपीटी आ रहा है, तो चैट जीपीटी के अंदर तो आपका आंसर ही मिल जाएगा यार। और फिर इसके बाद में आता है इंटरटेनमेंट। फिर इसके बाद में इंटरटेनमेंट के लिए आप जैसे कि म्यूजिक देखते हो, मूवीज देखते हो, टीवी शोज देखते हो, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह और सोशल मीडिया जो है ये सब एंटरटेनमेंट में आता है। फिर इसके बाद में एजुकेशन, जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो, कॉमर्स हो गया, कॉमर्स के अंदर आप लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, रिसर्च वगैरह, जैसे कि आप रिसर्च कोई करना चाहते हो कोलैबोरेशन वगैरह में, तो वो सब चीजें भी इंटरनेट की हेल्प से बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में, ये कुछ डेफिनेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है WWW। अब ये क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि द वर्ल्ड वाइड वेब आल्सो रेफर टू एज द वेब, और W3 जो कि अभी मैंने आपको बताया था, इज अ कलेक्शन ऑफ अ कनेक्टेड हाइपर टेक्स्ट पेजेस। इसके अंदर क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट पेजेस का ये कनेक्शन होता है। इंटरनेट क्या होता है, कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है, दैट मे बी एक्सेस ऑनलाइन, जिनको कि ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है, एंड वेब पेजेस दैट कंटेन, जो वेब पेज
इमेजेस है इसके अंदर क्या हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकती हैं, फोटोज भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, एंड द अदर मल्टीमीडिया दैट कैन बी व्यूड यूजिंग अ वेब ब्राउजर एंड वन यूजेस द हाइपरलिंक टू मूव बिटवीन देम। मतलब सिंपल सी बात कहने का ये है कि अगर आपको इनको एक्सेस करना है तो इसके लिए आपको वेब ब्राउजर की जरूरत होगी। अब ये वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर को हम लोग डिफाइन करते हैं कि अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट अलाउज द यूजर टू एक्सेस एंड व्यू द वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। कि भैया एक ये यूजर है, यूजर को देता है परमिशन कि वो आसानी से वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जाकर के कोई भी पेज या फिर कोई भी चीज वो देख सकता है। एंड सम ऑफ द पॉपुलर वेब ब्राउजर्स जो कि हमारा क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, एज हो गया, बहुत तरीके के एक तरीके से ये क्या बोल रहा हूं, ये वेब ब्राउजर हो रखे हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है कि अ वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट स्टोर द वेबसाइट एंड दियर एसोसिएटेड फाइल फॉर द एक्सेस ओवर द इंटरनेट। भैया जैसे कि आपने ना डेटा है, अभी ये जो डेटा है ना, जैसे कि अभी ये वीडियो बनाई मैंने, अभी ये जो वीडियो बनाई है ना, इस वीडियो को मैं भेजूंगा यूट्यूब के सर्वर के ऊपर। अब जब ये यूट्यूब के सर्वर के ऊपर अपलोड हो जाएगी ना, तो आप लोग यूट्यूब के ऊपर आओगे, फिर यूट्यूब का सर्वर आपको ये दिखाएगा। तो यूट्यूब के सर्वर के ऊपर अपलोड हुई, फिर सर्वर आपको ये सब चीजें दिखा रहे हैं। तो यही होता है वेब सर्वर, जहां पर कि एक ऐसा कंप्यूटर जो कि स्टोर करता है एक वेबसाइट को या फिर कोई भी एक डेटा को। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है कि मॉडेम इज अ डिवाइस दैट इनेबल्स द कंप्यूटर टू ट्रांसमिट अ डेटा ओवर अ टेलीफोन लाइंस और अ केबल लाइन। कि भैया ये एक ऐसा होता है जिससे कि आप लोग है ना डेटा को ट्रांसमिट करते हो टेलीफोन लाइन से और केबल लाइंस के थ्रू। और फिर इसके बाद में है कि इट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इनटू द एनालॉग सिग्नल। ये क्या करता है कि जो डिजिटल सिग्नल जनरेट होता है ना हमारे कंप्यूटर से, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है। दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीफोन और अ केबल लाइन। और ये जो ट्रांसमिटेड हुआ है ना, मतलब कि ये जो सिग्नल जनरेट हुए थे इनको आप ट्रांसमिट करते हो कोई भी केबल लाइन से या फिर टेलीफोन लाइन से, एंड वाइस वर्सा। एंड इट इज आल्सो नोन एज द मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी इसको कहते हैं। दोनों काम होते हैं इसके अंदर की सिग्नल आता भी और सिग्नल जाता भी है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर क्या होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग जो कि IM is a real time or an online communication method that enables the user to send or the receive text message and the other digital file through a network of a internet। भैया देखो सिंपल सी बात ये है कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर क्या हो रहा है कि इंस्टेंटली आप किसी को मैसेज करते हो हाय, उधर से भी आता है हाय, और यहां से जैसे आप मैसेज करोगे ना तो एक टिक आता है, फिर डबल टिक आता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद में ब्लू हो जाता है। तो ये सब जो होता है ये क्या होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग ही होती है। अब फीचर क्या क्या है इसके ये देख लो। इसका सबसे पहला जो फीचर है हमारे पास में वो ये कि एक तो क्विक है और इजी है, आप आसानी से बात कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा फास्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बार बार आपके पैसे नहीं कटते। अगर मैसेज कर वो करते हो ना कौन सा होता है यार, SMS मैसेज, उसके अंदर पैसे कटते हैं। फिर सेकंड आता है कि इंस्टेंट मैसेजिंग अलाउज फॉर द रियल टाइम कोलैबोरेशन एंड डिसीजन मेकिंग। और आप इससे ना जैसे कि रियल टाइम में ऐसा नहीं है कि इसमें डिले हो जाएगा, हाथों हाथ मैसेज मिल जाता है और आप इससे अच्छे से डिस्कशन कर पाओगे। फिर इसके बाद में आता है कि इट इनेबल्स द यूजर टू शेयर द फाइल, इमेजेस एंड अदर मल्टीमीडिया क्विकली एंड इजीली। और इससे क्या होता है कि जो यूजर है ना वो आसानी से अपनी मल्टीमीडिया हो गया, कोई भी फाइल्स वगैरह हो गया, वो आसानी से शेयर कर सकता है। फिर इसके बाद में यूजर कैन स्टे कनेक्टेड विद द फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में कनेक्टेड रह सकता है और सभी के साथ में कनेक्टेड फील कर सकता है। एंड इट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड फॉर द कन्वर्सेशन हिस्ट्री। और इसमें हिस्ट्री मिलती है कि भैया आपने क्या क्या बातें करी थी, कौन सी बातें इधर से हुई थी, कौन सी बातें उधर से हुई थी, समझ रहे हो। फिर इसके बाद में कितने टाइप की होती हैं, एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड, जिसके अंदर की एप्लीकेशन होती है जैसे कि आपके पास में होगा गूगल टॉक हो गया, याहू मैसेंजर हो गया, स्काइप पे हो गया, विंडोज हो गया। तो ये सब क्या होता है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाता है आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर, वो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। और दूसरा होता है वेब बेस्ड, जो कि आपके इसमें डाउनलोड नहीं हो सकता, आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको इसके लिए एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे कि वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर कैन बी open in a web browser, for example Google Chrome, Mozilla Firefox and Microsoft Edge के अंदर होता है। और ये कुछ है जैसे कि इनमें ओपन ही रहता, आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, जैसे कि Yahoo मैसेंजर हो गया या फिर आप MSN वेब मैसेंजर हो गया, ये सब पुराने थे, अब तो ये चलते भी नहीं है, लेकिन आपको इनके नाम याद रखने हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट। कि डॉक्यूमेंट के अंदर आप किस तरीके से स्टाइल को क्रिएट करोगे और कैसे आप
उसके अंदर लगाओगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यही एक डॉक्यूमेंट ले लो कि ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको क्या क्या स्टाइल दिख रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली जो स्टाइल यहां पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बोल्ड एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। फिर सेकंड जो आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो पेज स्टाइल है ना, इसको हमने इसका जो बैकग्राउंड है इसको कलरफुल कर दिया है। तो बेसिकली स्टाइल को हम लोग क्या बोलते हैं कि उसके अपीयरेंस। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं देता हूं, मैंने सिंपल सा एक टी शर्ट पहन रखी, नीचे लोअर पहन रखा है, तो ये बेसिक स्टाइल हो गई। वहीं पर अगर मैं इसके ऊपर एक जैकेट डाल लूं, अच्छे ब्लैक सनग्लासेस लगा लूं, नीचे अच्छे जूते पहन लूं, स्नीकर्स, तो मेरी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके हम लोग अपीयरेंस को चेंज करते हैं, उससे कोई स्टाइल कहते हैं। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास में वो देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास में ये रहेगी, अ स्टाइल इज अ सेट ऑफ अ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई। अब देखो किसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, पेज के ऊपर कर सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हो, फ्रेम्स के ऊपर कर सकते हो, या फिर किसी और एलिमेंट जो कि आपके डॉक्यूमेंट में है, जिससे कि आप उसके क्विकली उसकी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो, वो होता है स्टाइल। अब देखो स्टाइल भी बहुत तरीके की होती है, इसमें सबसे पहली जो स्टाइल होती है वो होती है पेज स्टाइल। अब पेज स्टाइल क्या होता है, पेज स्टाइल हमारे पास में, पेज स्टाइल के अंदर क्या क्या आएगा, देखो पेज स्टाइल के अंदर उसका मार्जिन आएगा, उसका हेडर आएगा, उसका फूटर आएगा, उसके बॉर्डर्स आएंगे, उसका बैकग्राउंड आएगा, तो ये सब चीजें जो है वो आएंगी हमारी पेज स्टाइल के अंदर। देन फिर इसके बाद में इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टाइल होती हैं, जैसे कि हमारी जो पैराग्राफ स्टाइल है। पैराग्राफ स्टाइल देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आएगा कि एक्सप्लेन पैराग्राफ स्टाइल, कि पैराग्राफ स्टाइल के अंदर क्या होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए। इसमें ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने, तो बेसिक इनकी डेफिनेशन आपको याद रखिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि पैराग्राफ स्टाइल क्या होता है, तो हम लोग पैराग्राफ स्टाइल को बोलेंगे कि इट कंट्रोल ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ। इसके नाम से क्लियर है कि भैया पैराग्राफ के अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करेगा, जैसे कि उसके अपीयरेंस कैसी रहेगी, उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट कैसा रहेगा, उसका टैब स्टॉप कहां पे होगा, लाइन के अंदर कितनी स्पेसिंग रहेगी, कैसा उसका बॉर्डर रहेगा, और उसी के साथ में जो कैरेक्टर हैं उनकी फॉर्मेटिंग भी इसमें इंक्लूड रहने वाली है। फिर इसके बाद में यहां पे हमारे पास में आता है फ्रेम स्टाइल। तो अब हम फ्रेम स्टाइल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, फ्रेम स्टाइल को हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं जहां पे कि हमें फॉर्मेट ग्राफिक होता है, या फिर हमें टेक्स्ट फ्रेम को डिजाइन करना होता है, टेक्स्ट फ्रेम को हमारी अपीयरेंस चेंज करनी होती है, और उसी के साथ में हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं जैसे कि रैपिंग टाइप हो गया, बॉर्डर्स हो गए, यहां पर बैकग्राउंड हो गया, या फिर कॉलम हो गया, ये सब जो चीजें हैं ये आएंगे हमारी फ्रेम स्टाइल के अंदर। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है नंबरिंग स्टाइल। नंबरिंग स्टाइल के अंदर आप लोग जो अलाइनमेंट है उसको करेंगे नंबरिंग, या फिर बुलेट फॉर्म में कैरेक्टर में, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार यहां पे पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे और कई बार हम लोग 1 2 3 करके लिख देते हैं, तो ये जो फॉर्मेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं नंबरिंग स्टाइल। इसी तरीके से सेल स्टाइल होता है। सेल स्टाइल के अंदर हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, उसका फॉन्ट इंक्लूड करते हैं, अलाइनमेंट इंक्लूड करते हैं, उसका बॉर्डर इंक्लूड करते हैं, बैकग्राउंड नंबर फॉर्मेट, ये सब चीजें किसमें इंक्लूड होती है, सेल स्टाइल के अंदर होती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना इसका, वो ये आता है कि हाउ टू अप्लाई स्टाइल। आप इस स्टाइल को कैसे अप्लाई करोगे, तो इसके लिए आपके पास में 3 स्टेप रहेंगे। तो सबसे पहला तो स्टेप यही है कि आप सेलेक्ट करो कि आपको कौन सा पैराग्राफ चाहिए, या फिर किसी टेक्स्ट के लिए चाहिए, या फिर कोई भी अदर एलिमेंट है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट करो जहां पर कि आप स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हो। फिर इसके बाद में स्टेप सेकंड है, आपको फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में स्टाइल फॉर्मेटिंग, या फिर आप F11 को प्रेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद में स्टेप 3 है सिलेक्ट एनी वन स्टाइल, जो कि आप लेना चाहते हैं कि कैसे स्टाइल लेना चाहते हैं, आप उसको राइट में अलाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो कीजिए। 3 स्टेप का ये रहेगा, और ये अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर आपको ऐसे ही स्टेप्स लिखने हैं। फिर इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कि हाउ टू अप्लाई फिल फॉर्मेट मोड, कि हम फिल फॉर्मेट मोड को कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग सिंपल से इसके अंदर 4 स्टेप को फॉलो करेंगे। इसमें से स्टेप नंबर 1 जो है वो ये है कि सेलेक्ट द एलिमेंट दैट कंटेन द फॉर्मेटिंग यू वांट्स टू कॉपी। भैया आप जिसका फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करो। सेकंड यहां पर आते हैं कि क्लिक ऑन द फिल फॉर्मेट मोड। फिल फॉर्मेट मोड आइकन के ऊपर आप क्लिक कीजिए इन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो है, वहां पर आपको इसमें क्लिक करना है। फिर थर्ड स्टेप है कि यहां पर सेलेक्ट द एलिमेंट और द एलिमेंट दैट यू वांट्स टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग, और उस एलिमेंट को सेलेक्ट कीजिए जहां पर कि आप उस फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हो। और फिर लास्ट के अंदर आपको क्लिक ऑन द एलिमेंट दैट यू वांट्स टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग, और क्लिक कीजिए उस फॉर्मेट के ऊपर जिसके ऊपर कि आप उसको लगाना चाहते हैं। बड़ा ही सिंपल से स्टेप्स हैं इसके। और फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो ये आता है कि क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन, कि आप एक नई स्टाइल को कैसे जनरेट कर सकते हो एक नए सिलेक्शन से। फ्रॉम अ सिलेक्शन, कि आप कोई को सिलेक्ट करके उसे कैसे नई स्टाइल जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर सेलेक्ट द फॉर्मेटेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। आपको एक कोई भी फॉर्मेटेड टेक्स्ट या फिर एक पैराग्राफ है वो सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे।
फिर सेकंड स्टेप आपका ये रहेगा कि टॉप मेन्यू में आपको सेलेक्ट करना है स्टाइल्स और उसमें आपको जाना है न्यू स्टाइल या फिर आप F11 को प्रेस कीजिए। फिर इसके बाद में आप आएंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि इन द न्यू स्टाइल विंडो एंटर अ नेम फॉर द न्यू स्टाइल। आप जो भी नाम रखना चाहे, न्यू स्टाइल 1, न्यू स्टाइल 2, न्यू स्टाइल 3, जो भी आपकी इच्छा हो वो नाम रखिए एंड सेलेक्ट द टाइप ऑफ स्टाइल यू वांट्स टू क्रिएट। और आप सेलेक्ट कीजिए कि किस तरीके की स्टाइल आप वहां पे क्रिएट करना चाहते हैं। फिर स्टेप 4 आता है कि मेक एन एडिशनल चेंजेस टू द स्टाइल ऑप्शन, और उसी के साथ में कुछ एडिशनल चेंजेस भी कर दीजिए स्टाइल ऑप्शन के साथ में। और लास्ट के अंदर आप ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपका नई स्टाइल बन जाएगी। बहुत ही सिंपल, एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन। तो इसीलिए ये स्टेप्स बता रहा हूं, इनको ना सिंपल समझो और अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख दो, क्योंकि यार ये आईटी का पेपर है, ये कोई इंग्लिश का पेपर नहीं, इसमें ज्यादा लैंग्वेज नहीं देखेंगे, बस आपके वर्ड्स एकदम से करेक्ट होने चाहिए। और फिर इसके बाद में जो अगला हमारे पास में पॉइंट आता है वो ये आता है यहां पे कि हाउ टू इंसर्ट एंड यूज द इमेज इन अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें हम लोग जो हमारी इमेज है उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर क्या है, सिंपल से 2 स्टेप का प्रोसेस रहता है। इसमें सबसे पहले तो आप फाइल ब्राउजर को ओपन करेंगे, फाइल ब्राउजर विंडो को, एंड लोकेट द इमेज यू वांट्स टू इंसर्ट। आप उस इमेज को ढूंढेंगे जिसको कि आप इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर स्टेप 2 के अंदर आप क्या करेंगे कि ड्रैग द इमेज इनटू द राइटर डॉक्यूमेंट एंड ड्रॉप इट वेयर यू वांट। आप वहां पर उस इमेज को ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले तो आपने ड्रैग किया, फिर उसके बाद में वहां पे ड्रॉप करेंगे जहां पे कि उस आप डॉक्यूमेंट के अंदर लगाना चाहते हो। सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप का हो गया। फिर सेकंड जो तरीका होता है आपके पास में ये होता है कि आप डायलॉग बॉक्स होता है उससे इंसर्ट करें। फिर इसके बाद में अगला जो तरीका वो ये आता है कि इंसर्ट द इमेज फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हाउ वुड यू इंसर्ट द इमेज फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स। तो इसके लिए 3 स्टेप रहेंगे। सबसे पहले स्टेप तो ये है कि क्लिक इन द ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है जहां पर कि आप इमेज को प्लेस करना चाहते हो। फिर सेकंड स्टेप यहां पर आता है कि फ्रॉम द मेन्यू बार। ये जो आप स्टेप लिखे ना, जैसे कि सबसे पहले आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर पिक्चर को सिलेक्ट करना है, फिर फ्रॉम फाइल में आपको सिलेक्ट करना है। तो ये जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से इसको हाईलाइट कर देना है। ये जो स्टेप है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसके अंदर हाईलाइट कर दीजिएगा कि ये स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं। फिर इसके बाद में लास्ट के अंदर इसका स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 में आप लिखेंगे कि नेविगेट टू द फाइल दैट नीड्स टू बी इंसर्टेड ऑन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग एंड सेलेक्ट इट एंड क्लिक ओपन। ठीक है, सिंपल सा आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे जो इमेज आपको चाहिए, फिर उसके बाद में आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां से वो इमेज आ जाएगी। और फिर इसके बाद में जो अगला तरीका है वो ये है कि आप है ना किस तरीके से इमेज को इंसर्ट करेंगे। क्लिपबोर्ड से, आपके क्लिपबोर्ड के ऊपर आपने एक इमेज को कॉपी कर रखा है तो क्या करोगे, सिंपल सा काम है, हमें कॉपी पेस्ट तो करना ही आता ही है। तो यहां पर क्या करेंगे, Ctrl+V कर देंगे पेस्ट करने के लिए। सिंपल सा शॉर्टकट है, इसको ही यूज करेंगे। तो इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है वो सुन लो बस, और अपने दिमाग से लिखना, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है। तो देखो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग लिखेंगे कि ओपन द डॉक्यूमेंट इन विच यू वांट्स टू इंसर्ट द इमेज। सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट को ओपन करो जिसके अंदर कि आप इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो। फिर सेकंड आता है कि प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट्स टू इंसर्ट इमेज। वहां पर कर्सर रखो जहां पर कि आप इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो। देखो कितने सिंपल से स्टेप है। फिर थर्ड स्टेप के अंदर है कि प्रेस Ctrl+V और राइट क्लिक एंड सेलेक्ट पेस्ट टू इंसर्ट द इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। या तो आप Ctrl+V कीजिए या फिर आप राइट क्लिक करके उसके अंदर पेस्ट को सिलेक्ट कीजिए जहां पर कि आपको इमेज को इंसर्ट करना है, एंड रीसाइज और मूव द इमेज एज नेसेसरी। और फिर उसके बाद में आप रीसाइज कीजिए, मूव कीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो वैसे आप कीजिए। सिंपल से स्टेप्स हैं। और फिर लास्ट के अंदर है कि आप किस तरीके से इमेज को इंसर्ट करेंगे एक स्कैनर से। तो इसके लिए ये जो स्टेप है ना कि सबसे पहले आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद में आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद में आप स्कैन के ऊपर क्लिक करने वाले, क्योंकि आप यहां पर क्या कर रहे हो, स्कैनर से इमेज ले रहे हो। तो यहां पर स्कैन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन फिर इसके बाद में सेलेक्ट सोर्स, जो कि आपका प्रिंटर होगा जिसका नाम होगा HP 1 2 3 4 ऐसे कुछ नाम होगा, वो आपको सेलेक्ट करना है। ये इसमें स्टेप के मार्किंग होगी, जैसे कि अगर आपने ये स्टेप सही ढंग से लिखा है तो आपको 1 मार्क मिलेगा। तो इसलिए स्टेप को मिस मत करना, इसीलिए मैं बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूं, स्टेप में लिखने की कोशिश करना। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि मॉडिफाइंग एन इमेज, कि आप एक इमेज को किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि यूजिंग द पिक्चर टूल बार। पिक्चर टूल बार को यूज करके आप मॉडिफाई कर सकते हो इमेज को। तो आपको सिंपल से एक स्टेप फॉलो करना है, वो ये है कि व्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर टूल बार के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद में पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आप जो इमेज है उसको विजिबल सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या स्टेप रहेगा वो हम लोग इसमें देखते हैं कि जैसे कि जो पिक्चर होती है ना, जैसे कि आपने कभी ना कभी तो डॉक्यूमेंट बनाया होगा, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो
ना तो जो टूल बार खुलता है वही है यहाँ पर कि पिक्चर टूल बार से आप सिंपल से उसकी विजिबिलिटी को सिलेक्ट करते हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ग्राफिक्स मोड। ग्राफिक मोड से क्या होता है भैया, इससे क्या होता है कि यू कैन चेंज द कलर इमेज टू अ ग्रे स्केल, कि आप जो कलर इमेज है उसको ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो बाय सेलेक्टिंग द इमेज एंड देन सेलेक्टिंग द ग्रे स्केल फ्रॉम द ग्राफिक्स मोड लिस्ट, कि ग्राफिक मोड लिस्ट से आप इसको सेलेक्ट करके इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो, कलरफुल इमेजेस को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर लास्ट के अंदर है कि आप उस इमेज को हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली फ्लिप करना चाहते हो तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से आपको उस इमेज को सिलेक्ट करना है, देन क्लिक द करस्पॉन्डिंग आइकन टू टर्न इट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, जो भी आइकन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी या फिर वर्टिकली टर्न हो जाएगी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का। देखो ट्रांसपेरेंसी के अंदर क्या करना होता है आपको, सिंपल सा टू मेक अ पिक्चर मोर ट्रांसपेरेंट चेंज द परसेंटेज वैल्यू इन द ट्रांसपेरेंसी बॉक्स। ट्रांसपेरेंसी बॉक्स जो होता है उसके अंदर परसेंटेज वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि 60% हो गया, 70% हो गया। अब इसको हम लोग यूज में क्यों लेते हैं, व्हेन मेकिंग अ वाटर मार्क और इनक्लोजिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड, इसको हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई इमेज है ये, ठीक है, ये इमेज है और इसके अंदर एक वाटर मार्क है, तो ये वाटर मार्क क्या होता है, पूरा पूरा विजिबल नहीं होता है, कुछ विजिबल होता है, तो वहां पे हम लोग इसको यूज में लेते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है, ये जो 4 पॉइंट है ये ध्यान से सुन लेना, ध्यान से इनको याद रख लेना, क्योंकि ये आपके सैंपल पेपर है उसमें पूछा जा चुका है। और सैंपल पेपर अगर देख रहे हैं तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाकर के एक बार आईटी का सैंपल पेपर देख लेना, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक तो सरप्राइज हो जाओ जाकर के कि हम तो पढ़ के कुछ हो रहा है तो पेपर ही क्या आ गया भाई, तो ऐसा सरप्राइज नहीं होना, इसलिए एक बार वो पेपर जरूर से देख लेना, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास में पॉइंट आता है वो ये आता है कि कीप स्केल और कीप इमेज साइज, की मतलब कि सिंपल सा बात यहां पर कहने की ये है कि भैया जो आपकी इमेज साइज है उसको एज इट इज रखना चाहते हो, जो आपकी डिफॉल्ट आपने इमेज सेलेक्ट किया अगर वही रखना चाहते हो तो आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। और इसको एक और नाम से भी कहा जाता है, आपके सैंपल पेपर के अंदर जो नाम है वो है यहां पर इसका कीप रेशियो। क्या नाम है इसका, है वो है कीप रेशियो के नाम से भी इसको बोला जाता है। तो इसलिए याद रखना कि कीप रेशियो से क्या होता है कि डिफॉल्ट जो आपने इमेज सेलेक्ट करी है वही उसकी साइज रहती है। देन फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है रीसाइजिंग एन इमेज की। जैसे कि मान लो कि आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, उसके अंदर आप इमेज है ना आपने बहुत ज्यादा बड़ी सेलेक्ट कर ली, तो आप उसको रीसाइज करना चाहोगे तो वही यहां पर रीसाइजिंग में होता है। इफ द इंसर्टेड इमेज इज अ टू बिग और टू स्मॉल इट माइट नॉट फिट द पेपर कंप्लीटली एंड यू कैन रीसाइज द इमेज इन द राइटर। सिंपल सी बात कहने की मैंने जो कहा था वही है। फिर लास्ट के अंदर है कि रोटेटिंग है, पिक्चर आपने उल्टी इमेज को सिलेक्ट कर लिया तो उसको रोटेट करके सीधा भी तो करोगे ना, जैसे व्हाट्सएप पर करते हो, जैसे कि लैंडस्केप में उसको पोर्ट्रेट में करते हो, वही काम यहां पर करना है। फिर लास्ट के अंदर है कि क्रिएटिंग अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, या आप उसके अंदर ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि डिस्प्ले द ड्राइंग टूल बार बाय सेलेक्टिंग। अब आप क्या सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले व्यू को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में टूल बार, देन फिर इसके बाद में ड्राइंग टू स्टार्ट यूटिलाइजिंग द ड्राइंग टूल। फिर इसके बाद में ही आप लोग ड्राइंग टूल को यूज करना स्टार्ट करेंगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि क्रिएटिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, कि आप किस तरीके से एक टेम्पलेट बना सकते हो एक डॉक्यूमेंट से। तो देखो भाई साहब मैं बता रहा हूं, ये जो सब्जेक्ट है ना ये है ही ऐसा, पूरा पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल अगर मैं करके दिखाऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए जैसी बातें हैं वैसी याद करते जाओ, समझते जाओ, बस यही काम है। और इसको ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, बस अभी पेपर हो जाएगा 1-2 दिन में, फिर उसके बाद में भूल जाना। तो इसीलिए अभी इसको है ना अच्छे से रट लो। तो यहां पर सबसे पहले कहा क्या है कि आप किस तरीके से एक टेम्पलेट बनाओगे एक डॉक्यूमेंट से। तो इसके लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले तो आप ओपन कीजिए, ओपन न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ अ टाइप यू वांट्स टू मेक इनटू अ टेम्पलेट। सबसे पहले तो आप एक नया या फिर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट खोलिए जिस तरीके का आप बनाना चाहते हो, जो कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, फिर एक स्प्रेडशीट भी हो सकता है, फिर एक ड्राइंग प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और स्टेप सेकंड क्या रहेगा, स्टेप सेकंड के अंदर आपको क्या करना होगा कि ऐड द कंटेंट एंड द स्टाइल दैट यू वांट, और आपको उसके अंदर कंटेंट को ऐड करना है और स्टाइल को डालना है जो कि आप चाहते हैं। फिर इसके बाद में स्टेप 3 में आप क्या करेंगे कि फ्रॉम द मेन मेन्यू, फिर इसके बाद में आप क्या चूज करेंगे फाइल, फिर इसके बाद में टेम्पलेट, फिर इसके बाद में आप उसको सेव करें। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा था। टेम्पलेट कैसे बनाओगे डॉक्यूमेंट्स, 3 स्टेप का आंसर था। फिर इसके बाद में अगला आता है कि आप विजार्ड से कैसे क्रिएट करेंगे एक टेम्पलेट को। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप चूज करेंगे फाइल को, फिर इसके बाद में विजार्ड, देन फिर इसके बाद में आप टाइप करेंगे टेम्पलेट रिक्वायर्ड, कि कौन सी टेम्पलेट है जो कि आप रिक्वायर्ड, कौन सी टेम्पलेट आपको चाहिए वो आप वहां पर लिखेंगे। फिर इसके बाद में स्टेप सेकंड में क्या करना है, स्टेप सेकंड में आपको करना है फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द पेज
पेजेस ऑफ अ विजार्ड, लाइक जैसे कि डेट हो गया, सब्जेक्ट लाइन हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया, ये सब चीजें आपको उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है विजार्ड के अंदर वो आपको फॉलो करने हैं। फिर स्टेप 3 के अंदर क्या करना है कि इन द लास्ट सेशन ऑफ द विजार्ड यू कैन स्पेसिफाई द नेम एंड द लोकेशन फॉर सेविंग द टेम्पलेट। और जब ये सब कुछ आप कर लो तो लास्ट सेक्शन जो रहता है ना विजार्ड का नीचे नीचे, उसके अंदर आप ना जो नेम है और जो लोकेशन है उसको बता सकते हो कि आप कहां पर उसको सेव करना चाहते हो उस टेम्पलेट को। फिर लास्ट के अंदर स्टेप 4 में है कि फाइनली यू हैव द ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर टेम्पलेट इमीडिएटली और मैन्युअली चेंजिंग द टेम्पलेट। सिंपल सा भाई आपके पास में ऑप्शन है कि आप इससे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, जो कि इमीडिएटली कर सकते हो या फिर आप मैन्युअली इसको चेंज करके कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।